नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू स्मार्ट क्लासेज में। मैं जीतू चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वीटू स्मार्ट क्लासेज में। देखो, बात करते हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति की। बात चल रही थी राजस्थान के कला एवं संस्कृति की, बात चल रही थी। इसमें पहले जो क्लासें हुई राजस्थान के आभूषण के बारे में हुई, लोक देवताओं के बारे में हुई, ऐसी मतलब बहुत सारी क्लासें अपनी हो चुकी। इसके आज जो अपन स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक की बात करते हैं। नया टॉपिक क्या है? राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। देखो, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के बारे में अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं। देखो, दुर्गों के बारे में क्या जानेंगे अपन? सामान्य जानकारी। आज सामान्य जानकारी। देखो, दुर्गों के बारे में क्या जानेंगे? सामान्य जानकारी जानेंगे। इसके बाद जो जितने भी दुर्ग होंगे ना, उसका अपन क्या करेंगे, विस्तार से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दुर्ग की सामान्य जानकारी। देखो, सामान्य जानकारी की मैं पहले बात करूं तो इसमें क्या आता है कि दुर्गों का जो वर्गीकरण मिलता है, सबसे पहले ये कहां मिलता है? देखो, सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण कहां मिलता है? मनुस्मृति में। देखो, दुर्गों का वर्गीकरण कहां मिलता है? सर्वप्रथम मनुस्मृति में मिलता है। देखो, आगे बात करते हैं। देखो, कौटिल्य के अनुसार, किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार दुर्गों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 4 श्रेणियों में विभाजित। कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? कौटिल्य के अनुसार 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी। देखो, पहली श्रेणी की मैं बात करूं तो क्या है? औदक दुर्ग। दूसरे की बात करूं, धानव्य दुर्ग। तीसरे की बात करूं, गिरि दुर्ग। चौथे की बात करूं, वन दुर्ग। देखो, बात करते हैं वापस बात करते हैं किसकी? दुर्ग की बात करते हैं। देखो, दुर्गों का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण मिलता है वह कहां मिलता है? मनुस्मृति में मिलता है। कौटिल्य ने दुर्गों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया। देखो, कौटिल्य ने दुर्गों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया। श्रेणी नंबर 1 की बात करें तो क्या? औदक दुर्ग, धानव्य दुर्ग, गिरि दुर्ग और वन दुर्ग। देखो, बात करते हैं इनके परिभाषा की कि इनकी परिभाषा क्या होती है। देखो, परिभाषा की मैं बात करूं, देखो तो औदक का अर्थ क्या होता है? जल। औदक का अर्थ में क्या ले लूं? यहां पे जल से ले लूं। धानव्य का अर्थ क्या ले लूं मैं? मरुस्थल से। इसका क्या होता है? मरुस्थल। गिरि का अर्थ क्या होता है? पहाड़। गिरि का अर्थ क्या होता है? पहाड़। और वन का अर्थ क्या होता है? वन का अर्थ क्या होता है? वन। देखो, अब इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? परिभाषा निकाल सकते हैं। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? परिभाषा निकाल सकते हैं। कैसे? औदक का अर्थ क्या होता है? जल। मरुस्थल का अर्थ क्या होता है? धानव्य का अर्थ क्या होता है? मरुस्थल। गिरि का अर्थ क्या होता है? पहाड़। और वन का अर्थ क्या होता है? वन से लेते हैं। देखो, अब बात करते हैं इनकी परिभाषा की कि इनकी परिभाषा क्या होगी। देखो, औदक वह दुर्ग, परिभाषा की बात करें तो वह दुर्ग जो चारों ओर से जल राशियों से घिरा हुआ हो। जो चारों ओर से जल राशियों से घिरा हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं? औदक दुर्ग। देखो, औदक दुर्ग किसे बोलेंगे? जो चारों ओर से जल राशियों से घिरा हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं? औदक दुर्ग बोलते हैं। बात करते हैं धानव्य दुर्ग की। देखो, तो धानव्य दुर्ग किसे बोलते हैं? जो, इसका अर्थ क्या होता है? धानव्य का मरुस्थल, जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ हो।
देखो बात करते हैं परिभाषा की। धानव्य दुर्ग का अर्थ क्या होता है? जो चारों ओर किससे घिरा हुआ हो? घने मरुस्थल से घिरा हुआ हो। देखो बात करते हैं गिरि दुर्ग की। देखो बात किसकी करते हैं? गिरि दुर्ग की मैं बात करूं तो क्या होती है इसकी परिभाषा? जो उच्च पहाड़ वह पठार, जो उच्च पहाड़ या पठार पर स्थित हो। देखो बात करते हैं गिरिदुर्ग की। गिरिदुर्ग किसे बोलेंगे? जो उच्च पहाड़ वह पहाड़ी पर स्थित हो उसे क्या बोलते हैं? गिरिदुर्ग बोलते हैं। देखो बात करते हैं, देखो वन दुर्ग की, कि वन दुर्ग किसे बोलते हैं? जो चारों ओर से वनों से घिरा हुआ हो। बात करते हैं किसकी? वन दुर्ग की, कि जो चारों ओर से वनों से घिरा हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? वन दुर्ग बोलते हैं। ये तो क्या हो गई? परिभाषा की बात हो गई। वापस से फटाफट से पूरे मतलब अब तक की जो वार्ता की अपन ने, अब तक की जो बात की अपन ने, उसको क्या करते हैं एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो 1 मिनट में बात ये बताइए आपको कि सर्वप्रथम जो दुर्गों का वर्गीकरण मिलता है वो कहां मिलता है? मनुस्मृति में मिलता है। बात समझ में आ रही है क्या? दूसरी बात बताइए आपको कि जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने दुर्गों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया। कौटिल्य ने दुर्गों को कितनी श्रेणी में विभाजित किया? 4 श्रेणियों में। पहली श्रेणी की मैं बात करूं तो क्या है? ओदक दुर्ग, धानव्य दुर्ग, गिरि दुर्ग और वन दुर्ग। परिभाषा की बात हो गई कि जो चारों ओर किससे घिरा हुआ हो? जल से घिरा हुआ हो। जो चारों ओर किससे घिरा हुआ हो? मरुस्थल से घिरा हुआ हो। जो उच्च पहाड़ व पहाड़ी पर स्थित हो। और वन दुर्ग जो चारों ओर वनों से घिरा हुआ हो। देखो अब देखो थोड़ी सी बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखो किसकी बात करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि कौटिल्य के अनुसार, अब देखो इनमें भी क्या बताया गया है? सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है। जैसे अपने पास क्या दे दिए? 4 ऑप्शन दे दिए। क्या दे दिए? 4 ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछे कि इनमें सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? तो देखो कौटिल्य के अनुसार और मनुस्मृति के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वह कौन सा दुर्ग है? गिरि दुर्ग। इसे क्या बताया गया है? सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग। क्या बताया गया है? सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है। किसे? गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है। देखो आगे देखो बात करते हैं आचार्य ने अपनी शुक्र नीति में, किसने? आचार्य ने अपनी शुक्र नीति में एक राज्य के कितने अंग बताए? 7। देखो बात करते हैं किसकी? आचार्य शुक्र नीति की। आचार्य शुक्र नीति में, आचार्य शुक्र नीति में एक राज्य के, किसके? एक राज्य के 7 अंग बताए। कितने अंग बताए? एक राज्य के 7 अंग। 7 अंगों की बात करें तो सबसे पहला जो अंग है वह कौन सा है? राजा। बात करें पहले की तो कौन सा है? राजा। दूसरे की बात करें तो कौन सा है? मंत्री। तीसरे की बात करें कोष। चौथे की बात करें सुहत। पांचवे की बात करें तो क्या? राष्ट्र। छठे की बात करें तो क्या? सेना। और लास्ट में क्या बचता है? दुर्ग। लास्ट में क्या बचता है? दुर्ग। क्योंकि एक राज्य के पास क्या होना चाहिए? एक दुर्ग भी होना चाहिए। देखो एक राज्य के पास क्या होना चाहिए? एक दुर्ग भी होना चाहिए। देखो आज वापस देखो आचार्य शुक्र नीति में, आचार्य शुक्र ने अपनी शुक्र नीति में एक राज्य के 7 अंग बताए। 7 अंगों की बात करें कौन कौन से? राजा, मंत्री, कोष, सुहत, राष्ट्र, सेना और दुर्ग। उसके पास क्या होना चाहिए? एक दुर्ग भी होना आवश्यक है। तो ये कितने अंग बताए? 7 अंग। ये भी बात क्या थी? थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात थी। ये भी क्या थी? थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात थी। देखो अब हुआ क्या कि आचार्य शुक्र, वापस लेते हैं, आचार्य शुक्र ने अपनी
शुक्र नीति में दुर्गों को 9 भागों में बांटा। देखो आचार्य शुक्र ने अपनी शुक्र नीति में दुर्गों को कितने भागों में बांटा? 9 भागों में बांटा। देखो पहले भाग की अपन बात करते हैं। देखो कौन सा बताया इन्होंने? एरण दुर्ग। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? एरण दुर्ग की बात करते हैं। देखो आचार्य शुक्र नीति ने अपनी शुक्र नीति में दुर्गों को कितने भागों में विभाजित किया या कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? देखो तो बात करते हैं श्रेणियों की बात करते हैं। देखो श्रेणी नंबर 1 की बात करते हैं तो क्या है? एरण दुर्ग। क्या है? एरण दुर्ग है। अब इसकी बात करते हैं परिभाषा की कि एरण दुर्ग की परिभाषा क्या होती है। देखो बात किसकी करते हैं कि एरण दुर्ग की परिभाषा क्या होती है। देखो जिसका मार्ग देखो क्या? जिसका मार्ग क्या लिखा परिभाषा? एरण दुर्ग किसे बोलते हैं कि जिसका मार्ग कांटेदार झाड़ियों से निर्मित हो, पत्थर या कांटेदार झाड़ियों से निर्मित हो, उसे क्या बोलते हैं? एरण दुर्ग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एरण दुर्ग बोलते हैं। उदाहरण की बात करूं मैं, एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल से क्या? एग्जाम्पल क्या होगा इसका? यहां से क्या हटा दो? ए हटा दो। बच गया क्या? रण। बच गया क्या? रण। तो रण से क्या बन गया? रणथंबोर। रण से क्या बन गया? रणथंबोर। देखो एरण दुर्ग की मैं बात करूं कि जिसका मार्ग कांटेदार झाड़ियों से निर्मित हो, उसे क्या बोलते हैं? एरण दुर्ग बोलते हैं। और एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो क्या है? रणथंबोर है। दूसरे श्रेणी की मैं बात करूं देखो तो क्या है? पारीख। दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो क्या है? पारीख है। पारीख। ख का अर्थ क्या होता है? खाई। ख का अर्थ अपन किससे लगाते हैं? एक बार खाई के लिए। देखो याद करने के लिए या क्या लिख सकते हैं? पढ़े खाई लिख लो 1 मिनट के लिए। देखो पे पारीख ख क्या रहा इसमें? ख। तो ख का अर्थ किसे लगाएंगे? खाई से। जिसके चारों ओर क्या हो? खाई हो। जिसके क्या हो? चारों ओर खाई हो। देखो पारीख दुर्ग किसे बोलते हैं? जिसके चारों ओर क्या हो? खाई हो, उसे क्या बोलते हैं? पारीख दुर्ग बोलते हैं। एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं तो क्या है? लोहागढ़। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो क्या है? लोहागढ़ दुर्ग है। देखो इसमें भी ये भी क्या है? रणथंबोर का दुर्ग। देखो बात हो गई कितने की? 2 की। देखो पहले किसकी बात की? एरण दुर्ग की। अब किसकी बात कर ली? पारीख दुर्ग की। थर्ड की बात करते हैं किसकी? अपने ये 2 थर्ड की बात करते हैं पारिद। थर्ड की बात करते हैं क्या? पारिद। पारिद का मतलब क्या होता है? दीवार। पारिद का मतलब क्या होता है? दीवार। देखो बात करते हैं परिभाषा की। देखो तो परिभाषा क्या हो जाएगी किसकी? पारिद की परिभाषा क्या होगी कि जिसकी दीवार पत्थर या ईंटों से निर्मित हो। किससे निर्मित होनी चाहिए दीवार? ईंटों से निर्मित हो। या दीवार किससे निर्मित हो? पत्थरों से निर्मित हो। उसे क्या बोलते हैं? पारिद दुर्ग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पारिद दुर्ग बोलते हैं। देखो आचार्य, वापस रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा एक बार। आचार्य शुक्र ने अपनी शुक्र नीति में दुर्गों को 9 भागों में बांटा। देखो एरण दुर्ग, पारीख दुर्ग और पारिद दुर्ग। एरण का मतलब क्या हो? जिसका मार्ग कांटेदार झाड़ू से निर्मित हो। पारिद का अर्थ क्या हो गया? जिसके चारों ओर क्या हो? खाई हो। और पारिद का अर्थ क्या हो गया? जिसकी दीवार पत्थर या ईंटों से निर्मित हो। आगे बात करते हैं चौथे की। देखो बात करते हैं श्रेणी नंबर 4 की। देखो बात किसकी करते हैं? श्रेणी नंबर 4 की करते हैं। श्रेणी नंबर 4 क्या है? वन दुर्ग। श्रेणी नंबर 4 क्या है? वन दुर्ग की परिभाषा की मैं लिख सकता हूं तो चारों ओर
चारों ओर से वनों से गिरा हुआ हो। जो चारों ओर कैसे हो, वनों से गिरा हुआ हो। चारों ओर कहां से कैसे गिरा हुआ होगा, वनों से गिरा हुआ होगा। श्रेणी नंबर 5 की बात करते हैं। श्रेणी नंबर 5 कौन सी है, जल दुर्ग। जल दुर्ग की मैं अगर बात करूं तो जो देखो परिभाषा की अगर बात करूं तो परिभाषा क्या होगी, जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो। जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो। देखो कैसे होगा, जल दुर्ग की परिभाषा क्या होगी, जल से ही स्पष्ट हो रहा है कि जल दुर्ग जो चारों ओर किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। देखो अगर जल से, ऐसे कौन कौन से दुर्ग हैं जो जल से घिरे हुए हैं। देखो बात करते हैं क्या, गागरोन का दुर्ग। किसका दुर्ग, गागरोन का दुर्ग। बात करते हैं आगे भैंसरोडगढ़ दुर्ग। बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये सब क्या है, जल दुर्ग है। ये सब क्या है, जल दुर्ग है। देखो आगे बात करते हैं धानव्य दुर्ग की, जो बात करते हैं धानव्य दुर्ग की, जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ हो। जो चारों ओर किससे घिरा हुआ हो, मरुस्थल से घिरा हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं, धानव्य दुर्ग बोलते हैं। किससे घिरा हुआ हो, मरुस्थल से घिरा हुआ हो, क्या बोलते हैं, धानव्य दुर्ग बोलते हैं। ऐसे कौन कौन से दुर्ग है, ऐसे दुर्ग है देखो जैसलमेर का दुर्ग। जैसलमेर का दुर्ग। आगे बात करूं किसका, नागौर का दुर्ग। नागौर का दुर्ग। आगे बात करें बीकानेर दुर्ग। आगे देखो बात वापस करते हैं एक बार, वन दुर्ग किसे बोलते हैं, जो चारों ओर वनों से घिरा हुआ हो, इसे क्या बोलते हैं, मेवास दुर्ग भी बोलते हैं इसे, मेवास दुर्ग। मेवास दुर्ग के नाम से भी इसे जानते हैं। देखो जल दुर्ग की बात करें तो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो, गागरोन का दुर्ग है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। आगे बात करें दानवे दुर्ग की कि जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ हो, जैसलमेर का दुर्ग है, नागौर का दुर्ग है और बीकानेर का दुर्ग है। देखो बात करते हैं गिरि दुर्ग की। गिरि दुर्ग की परिभाषा क्या होगी कि जो उच्च पहाड़ या पठार पर स्थित हो। उच्च पहाड़ या पठार पर स्थित हो उसे क्या बोलते हैं, गिरि दुर्ग बोलते हैं। देखो यह अधिकांश दुर्ग, उदाहरण की बात करूं मैं तो कौन से, अधिकांश दुर्ग कहां स्थित है, पहाड़ पर स्थित है। अधिकांश दुर्ग कहां स्थित है, पहाड़ पर स्थित है। देखो आचार्य शुक्र ने अपनी शुक्र नीति में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया वह किसे बताया गया है, गिरि दुर्ग को। वह किसे बताया गया है, गिरि दुर्ग को ही बताया गया है। देखो आगे बात करते हैं सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग की बात करें तो ये किसके लिए है, सैनिकों के लिए। सैन्य दुर्ग की मैं बात करूं तो ये किसके लिए है, सैनिकों के लिए। देखो ये तो किसकी बात हो गई, दुर्गों की बात हो गई, जो किसके अनुसार हुई, आचार्य शुक्र ने अपनी शुक्र नीति में, आचार्य शुक्र ने अपनी शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के कितने श्रेणियां बताई, 9 श्रेणियां। 9 श्रेणियों की अपन क्या कर चुके, बात अपन कर चुके। देखो आगे बात करते हैं, देखो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनकी बात करते हैं। देखो किनकी बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनकी बात करते हैं। देखो महत्वपूर्ण तथ्य, देखो महत्वपूर्ण तथ्य की मैं बात करूं तो लेते हैं पॉइंट नंबर 1। देखो सबसे पहले भारत में, सबसे ज्यादा भारत में दुर्ग किस राज्य में है। देखो भारत में दुर्ग किस
राज्य में, किस राज्य में है? तो भारत में किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। किसमें है? महाराष्ट्र में। अगर मैं बात करूं किसकी? राजस्थान की। अब बात किसकी करते हैं? राजस्थान की बात करूं मैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस, सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में है? तो किस जिले में है? जयपुर जिले में। देखो बात करते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य की, क्या है? भारत में दुर्ग किस राज्य में सबसे ज्यादा है? कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, कि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में है, तो किस जिले में है? जयपुर जिले में है। देखो सर्वप्रथम दुर्ग की मैं बात करूं, किसकी? सर्वप्रथम किसकी बात करूं मैं? सर्वप्रथम दुर्ग की बात करूं राजस्थान में, तो कौन सा दुर्ग है? भटनेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? भटनेर का दुर्ग। और कब यह था? ये 298 ईस्वी में। कब था ये? कब की बात कर रहे हैं अपने? 298 ईस्वी की बात कर रहे हैं। देखो राजस्थान का जो सबसे प्राचीनतम दुर्ग है वह कौन सा है? भटनेर का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? भटनेर का दुर्ग है। और ये पड़ता कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पड़ता है ये? हनुमानगढ़ में पड़ता है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? भूपत के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? ये भूपत के द्वारा बनाया गया था। आगे बात करते हैं राजस्थान जो सबसे नवीनतम दुर्ग है उसकी बात करते हैं। देखो किसकी बात करते हैं? जो सबसे अंतिम दुर्ग बनाया गया उसकी बात करते हैं। देखो फर्स्ट की बात हो गई, अब बात किसकी करते हैं? अंतिम दुर्ग की। तो अंतिम दुर्ग कौन सा था? लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग था। देखो अंतिम दुर्ग कौन सा था? लोहागढ़ दुर्ग था। कब की बात कर रहे हैं अपने? 1733 की। कब की बात कर रहे हैं अपने? 1733 ईस्वी की क्या कर रहे हैं अपने? बात कर रहे हैं। देखो लोहागढ़ दुर्ग कहां पड़ता है? भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग है यह कहां पड़ता है? भरतपुर में। और यह किसके द्वारा, किसके द्वारा था ये? सूरजमल के द्वारा। सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। देखो वापस बात करते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य की। इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि भारत में सर्वाधिक दुर्गों वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन पूछ ले तो क्या? महाराष्ट्र। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में है? तो क्या बताना है आपको? जयपुर जिला बताना है आपको। मैं बात करूं सर्वप्रथम दुर्ग की, मैं बात करूं तो कौन सा था? भटनेर का दुर्ग था। और इस कब की बात चल रही है? ये 298 ईस्वी की बात चल रही है। देखो कहां है भटनेर का दुर्ग? हनुमानगढ़ में है। और किसके द्वारा? भूपत के द्वारा। देखो आगे बात करते हैं जो सबसे नवीन दुर्ग की बात करें, अंतिम दुर्ग की मैं बात करूं तो कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग है। कब की बात है? 1733 की बात है। देखो 1733 की बात है। लोहागढ़ कहाँ है? भरतपुर में। देखो लोहागढ़ कहाँ है? भरतपुर में है। किसके द्वारा? सूरजमल के द्वारा। किसके द्वारा? सूरजमल के द्वारा। आगे महत्वपूर्ण में ही तथ्य में और आगे बात करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य की बात चल रही थी। किसकी बात चल रही थी? महत्वपूर्ण तथ्य की बात चल रही थी। देखो इसमें एक और देखते हैं अपने महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। राजस्थान में ऐसे दो दुर्ग हैं, राजस्थान में ऐसे दो दुर्ग हैं जो मिट्टी से निर्मित है। मिट्टी से निर्मित है। देखो राजस्थान में ऐसे दो दुर्ग हैं जो कैसे हैं? मिट्टी से निर्मित है। एक तो कौन सा है? भटनेर का दुर्ग। और एक कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग। राजस्थान में ऐसे दो दुर्ग हैं जो किससे निर्मित है? मिट्टी से निर्मित है। कौन कौन से हैं? भटनेर का दुर्ग और लोहागढ़ दुर्ग। देखो आगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक की मतलब महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। देखो दो दुर्ग ऐसे थे जिसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया। देखो अंग्रेजों के द्वारा। निर्मित दुर्ग, अंग्रेजों के द्वारा निर्मित दुर्ग की अगर मैं बात करूं तो कौन सा था? टोडगढ़ दुर्ग।
कौन सा दुर्ग था? टोडगढ़ दुर्ग था। और एक कौन सा था? भीमगढ़ दुर्ग। और एक कौन सा? टोडगढ़ दुर्ग। देखो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित दुर्ग के कितने दुर्ग निर्मित थे? 2। एक तो कौन सा था? टोडगढ़ दुर्ग था। और एक कौन सा था? भीमगढ़ दुर्ग था। देखो हुआ क्या, ये दुर्ग क्यों बनाए? ये दुर्ग क्यों बनाए गए? देखो अंग्रेजों की जो सेना थी, अंग्रेजी सेना को रखने के लिए। किसके लिए? अंग्रेजी सेना को रखने के लिए। किसके लिए बनाए गए ये? अंग्रेजी सेना को रखने के लिए। और किसके द्वारा बनाए गए ये? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा निर्मित। वापस देखते हैं, अंग्रेजों के द्वारा निर्मित कितने दुर्ग थे? 2 दुर्ग, टोडगढ़ दुर्ग और भीमगढ़ दुर्ग। देखो क्यों करवाया इनका निर्माण? अंग्रेजी सेना को रखने के लिए इसका निर्माण करवाया। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? यह निर्माण करवाया गया कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। देखो किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा निर्माण करवाया गया। देखो आगे एक शब्द की बात करते हैं, एक दुर्ग की बात करते हैं। देखो मतलब कि कागमुखी। देखो कागमुखी का अर्थ क्या होता है? देखो कागमुखी का अर्थ ये होता है कि जिसका जो मुंह होता है, आगे से तो कैसा होगा? सकरा। आगे से इसका मुंह कैसा होगा? सकरा। और पीछे से कैसा होगा? ऐसे फैला हुआ। पीछे से कैसा होगा? फैला हुआ। उसे क्या बोलते हैं? कागमुखी दुर्ग बोलते हैं। उसे कौन सा दुर्ग बोलते हैं? कागमुखी दुर्ग बोलते हैं। जिसका आगे से तो कैसा दिखेगा? वो सकरा। और पीछे से कैसा होगा? वो फैला हुआ। उसे क्या बोलते हैं? कागमुखी बोलते हैं। देखो आगे एक शब्द की ओर चर्चा करते हैं, पासीव दुर्ग। पासीव की बात करते हैं। देखो किसकी बात करते हैं? पासीव की बात करते हैं। देखो दीवार पर आक्रमण करने के लिए। किस पर? दीवार पर आक्रमण करने के लिए। दीवार पर आक्रमण करने के लिए मिट्टी से निर्मित चबूतरा। मिट्टी से निर्मित चबूतरा। देखो बात करते हैं एक बार वापस से, कागमुखी किसे बोलते हैं? जिसका मुंह कैसा होगा? आगे से तो सकरा होगा और पीछे से क्या होगा? फैला हुआ होगा। देखो पासिव का अर्थ क्या होता है? दीवार पर आक्रमण करने के लिए मिट्टी से निर्मित एक चबूतरा। उसे क्या बोलते हैं? पासिव बोलते हैं। देखो ये थी दुर्गों की सामान्य जानकारी। ये क्या थी? दुर्गों की सामान्य जानकारी थी। जैसे अगली वाली जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन जानेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो आप कर ही सकते हो। थैंक यू।